अस्सलाम वालेकुम। एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए जिससे वीज़ा अप्रूव हो जाए। बैंक स्टेटमेंट की वजह से वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है और रिजेक्ट भी हो जाता है। किसी और की बैंक स्टेटमेंट अगर यूज़ करते हैं तो कौन सा सीरियस इशू फेस करना पड़ सकता है और किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी भी चाहिए या नहीं। अगर कोई जॉब करता है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस करता है यानी अपना काम करता है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करें जिससे वीज़ा अप्रूव हो जाए। कौन से कंट्रीज आपकी बैंक स्टेटमेंट की सारी ट्रांजैक्शंस चेक करते हैं और कौन से कंट्रीज सिर्फ आपका क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। बैंक अकाउंट किस टाइप का होना चाहिए, करंट होना चाहिए या सेविंग, ट्रांजैक्शंस आपने कैसे करनी है और किस तरह आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अगर फुल वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ सकेंगे, अगर स्किप करके देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपसे मिस हो सकती है और आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। मिस्टेक्स की वजह से ऑफ कोर्स वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन सा कंट्री बेहतरीन है, टूरिज्म के लिए या वहां पे सेटल होने के लिए, और उस कंट्री का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो। इन सब पे मुकम्मल वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सारे वीडियोस आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियोस आएँ उन सब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे जिसमें आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आप अच्छी तरह समझ सकें। तो पहले हम आते हैं जॉब पर्सन की तरफ। वो बंदा जो पहले जॉब करता है उसकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए वीज़ा प्रोसेस के लिए। अगर पहले आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप उसको भी मेंटेन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो एक नया बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पहली तारीख के बाद जब आपकी सैलरी आती है, हर किसी की डेट अलग होती है। मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी आती है 5 तारीख को, तो जैसे ही आपकी सैलरी मिले सबसे पहले आपने डिपॉजिट करनी है अपने अकाउंट में। वो कैश भी हो सकती है, वो बैंक ट्रांसफ़र भी हो सकता है, वो बाय चेक भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सैलरी डिपॉजिट होने के बाद अब आपको निकालने होंगे उस मंथ के एक्सपेंसेस, जिसमें आपके ग्रोसरी के चार्जेस भी हो सकते हैं या आपका हाउस रेंट या कोई भी चार्जेस हो सकते हैं। एक्सपेंसेस हर किसी के लाजमी होते हैं। तो इस तरीके से 2 या 3 बार आप अपने एक्सपेंसेस जो है वो निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। मगर ये याद रखें कि पूरी सैलरी आपने नहीं निकालनी, खर्च नहीं करनी। ये हो गई आपकी 1 मंथ की स्टेटमेंट। बिल्कुल उसी तरह नेक्स्ट मंथ कोशिश करें कि सेम डेट को आपकी सैलरी आ जाए। अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता, तो आपकी उसी तरीके से सैलरी आएगी। बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस निकालेंगे, खर्च करेंगे जैसे कि आपने पहले महीने में किया। एंड ऑफ द मंथ आपने तकरीबन उतना अमाउंट आपने सेव कर लेना है जितना आपने फर्स्ट मंथ में किया। तो इसी तरीके से तीसरा मंथ और हर मंथ आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से मेंटेन रखनी है। जॉब पर्सन के लिए बैंक अकाउंट किस टाइप का ओपन करना चाहिए, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। मजीद आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मगर कैसे, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ा आगे चल के इसी वीडियो में। वो बंदा जो बिजनेस करता है यानी कि अपना काम करता है उसको बैंक स्टेटमेंट किस तरह मेंटेन करनी होगी। बिजनेस पर्सन को नॉर्मली 2 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। अगर पहले आपके बैंक अकाउंट्स हैं तो आप उनको भी मेंटेन कर सकते हैं, नए अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके अकाउंट्स नहीं हैं तो इस सूरत में आप नए बैंक अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। लेट्स से अब आपके पास 2 बैंक अकाउंट्स हैं, एक आपके बिजनेस के लिए, एक आपका पर्सनल अकाउंट। अब पहले हम आते हैं बिजनेस अकाउंट की तरफ। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितने भी पैसे आएंगे या जाएंगे, वो आपके आएंगे बिजनेस अकाउंट में। मगर उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपने कितनी ट्रांजैक्शंस करनी है, इनफ्लो की कितने पैसे भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं और उसी तरीके से आप कितने भी एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं बिजनेस अकाउंट से। अगर पर्सनल अकाउंट की बात करें, वो डिपेंड करता है कि आप अपनी कंपनी से सैलरी उठाते हैं या किस तरीके से अपना शेयर उठाते हैं। तो हर महीने 3, 4 या 5 तारीख को अपने बिजनेस अकाउंट से अपनी सैलरी उठा के आप अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर सैलरी या फंड्स आने के बाद आप 2-3 हिस्सों में दिखा सकते हैं कि आपके एक्सपेंसेस इतने थे जो आपने किए अपने पर्सनल अकाउंट से।
फिर अपने पर्सनल अकाउंट में आपने एंड ऑफ द मंथ अपनी सेविंग भी दिखानी है। तो इस तरीके से आप दोनों अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर बिजनेस पर्सन अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसको दोनों अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट देनी चाहिए। 3 महीने या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगी जाती है, उसकी असल वजह क्या है, ये और मजीद रिलेटेड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ा आगे चल के इसी वीडियो में। अगर आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो आप अच्छी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकेंगे। अगर बैंक अकाउंट की बात करें कि किस टाइप का अकाउंट होना चाहिए, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए या करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो अगर जॉब पर्सन की बात करें, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं, मगर बैंक की हद तक जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैंक अकाउंट किस टाइप का है। उसी तरीके से अगर बिजनेस पर्सन की बात करें तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट्स जो हैं वो किस टाइप के हैं, मगर नॉर्मली ऐसा होता है कि जो एक बिजनेस पर्सन होता है उसका बिजनेस वाला अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट होता है और उसका पर्सनल अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट होता है। तो दोनों करंट अकाउंट भी रख सकते हैं या एक करंट और एक सेविंग भी रख सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बैंक स्टेटमेंट देते हैं। कोई 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगता है, कोई 4 महीने की, कोई 6 महीने की। बैंक स्टेटमेंट में असल देखा क्या जाता है, बैंक स्टेटमेंट में 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ कि आपके अकाउंट में हर मंथ कितने पैसे आते हैं, उसमें से आप कितने खर्च करते हैं और एंड ऑफ द मंथ आपके कितने पैसे बचते हैं। अगर आप अच्छे खासे सेव कर लेते हैं हर मंथ की एंड में तो उससे वीज़ा ऑफिसर को ये लगेगा कि ये बंदा यहाँ पे जॉब करता है या बिजनेस करता है, एंड ऑफ द मंथ अच्छा खासा बना लेता है, सेव कर लेता है, तो ये बंदा सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए ही जाएगा और वापस आएगा। बैंक स्टेटमेंट के अलावा मज़ीद आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 3 चीज़ें होती हैं जिस वजह से ज़्यादातर वीज़ा रिजेक्ट होता है या अप्रूव होता है। पहली चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पे अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल, और तीसरी चीज़ फैमिली टाइज। फैमिली टाइज देखी जाती हैं। कुछ लोग जो है एक FRC देते हैं बाय बर्थ या बाय मैरिज। आपको दोनों FRCs देने चाहिए जिसमें पता चलता है कि आपकी इमीडिएट फैमिली यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो आपका स्पाउस और आपके कितने बच्चे हैं, और दूसरा FRC बाय बर्थ जिसमें शो होता है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं। तो ये फैमिली टाइप भी स्ट्रॉन्ग रीज़न बन सकता है आपके वीज़ा अप्रूवल का। इसके अलावा अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की कॉपी लाजमी अटैच करें अपनी वीज़ा एप्लीकेशन से, क्योंकि इससे भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेन रीज़न होता क्या है वीज़ा रिजेक्शन का, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें हमें क्यों प्रूव करनी होती हैं। मेन चीज़ है इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं और वापस नहीं आते। तो ये चीज़ें जब आप देते हैं और प्रूव करते हैं कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, वीज़ा ऑफिसर आपकी ये चीज़ें देख के उसके बाद प्रेडिक्ट करता है और उसकी बेस पे डिसीजन लेता है कि वीज़ा देना है या नहीं।